हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज के लेक्चर में हम इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इनर्शिया से। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहेगा। और कब तक रहेगा? जब तक उस पर हम कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, यही टेंडेंसी हमारे पास क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि आप जो है घर के अंदर टीवी देख रहे हैं। ठीक है, मम्मी ने कहा कि बेटा टीवी देखना बंद कर और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। फिर भी आपकी टेंडेंसी क्या होगी कि मम्मी ने जो बोला है उसका हम क्या करें? अपोज करें, यानी आप कंटिन्यू टीवी देखते रहते हैं। तो ये जो आपकी टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी ही आपकी क्या कहलाएगी? अपने पास यहाँ पे इनर्शिया कहलाएगी। यानी आप अपनी स्टेट को चेंज करना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मम्मी आपके पास क्या करेगी? एक लगाएगी, यानी आपके गाल पे लगाया, ठीक है, आप अपनी स्टेट को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो टेंडेंसी हो रही है, यानी ये हमारे पास क्या हुआ? और समझो इसको कि ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं यहाँ पर ये रेस्ट के अंदर है। ठीक है, इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये कुछ टाइम तक नाटक करेगा। ठीक है, नाटक करने का मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये अपनी स्टेट में चेंज का अपोजिशन करेगा, और ये अपोजिशन करने की टेंडेंसी ही हमारे पास क्या कहलाएगी? इनर्शिया कहलाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इनर्शिया आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इनर्शिया के अंदर। तो इनर्शिया की डेफिनेशन यदि हम यहां पर नोट करें तो हमारे पास हो जाएगी द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू रिमेन्स in its state of rest or uniform motion along a straight line. Uniform motion along a straight line. Is called inertia. ठीक है, ये हमारे पास होगी इनर्शिया हो गई। अब इनर्शिया जो होता है हमारे पास यहाँ पे, इनर्शिया मास को मेजर करता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो गया? इनर्शिया इन मास की बात करते हैं कि इनर्शिया इन मास, पहले समझते हैं इसको, इनर्शिया इन मास को समझते हैं। यहां पर ये जो है यहां पर 2% लिए मैंने, और दूसरा पर्सन ये है हमारे पास। इसको नाम देते हैं हम यहां पर x नाम दे दिया, और इसको मैंने यहां पर ये y नाम दे दिया। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा होगा कि ये हमारे पास इसका जो मास है, x का मास है, y के कंपैरिजन में हमारे पास क्या है? लेस है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे ये एक तरीके से कह सकते हैं ये दुबला पतला है और ये हमारे पास मोटा है। ठीक है, खूब खाता है ये। क्लियर? अब जैसे ही मैंने क्या करा, मुझे इन दोनों को पुश करना है। ठीक है, मुझे इन दोनों को पुश करना है, तो मैंने यहां पर इसके ऊपर इसको ये धक्का दिया, पुश करा। ठीक है, और इसको भी मैंने पुश करा। अब बता सकते हो आप लोग कि किस
पर्सन को पुश करने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को कि y को पुश करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये y जो है ज्यादा नाटक कर रहा है अपनी स्टेट में चेंज करने का। ठीक है, यानी y के अंदर हमारे पास टेंडेंसी ज्यादा हुई अपने स्टेट को चेंज करने की इन कंपैरिजन टू x। ठीक है, और यहां पे मैंने बताया कि y का मास हमारे पास क्या है, x के मास से ज्यादा है। यानी इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, कम इनर्शिया होगा। यानी हम इससे एक कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इनर्शिया किसको मेजर करता है, मास को मेजर करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि इनर्शिया मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि हमारे पास हो गया कि इनर्शिया किसको मेजर करता है, तो हमारे पास हो गया कि इनर्शिया मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मोर मास क्या होगा, मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। दैट मीन्स हमारे पास हो गया, हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, मोर मास यानी हमारे पास हो जाएगा मोर इनर्शिया। ठीक है, और लेस मास, ये हमारे पास हो गया लेस मास लेस इनर्शिया। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दिए हमने यहां पर, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी इसी डेफिनेशन से हम इनर्शिया को तीन टाइप से हम यहां पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा हमारे पास यहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड हमारे पास हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक हमारे पास यहां पे स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यानी हमने यहां पर इनर्शिया को कितने टाइप से क्लासिफाइड करा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जो डेफिनेशन दे रखी है उसी के बेसिस पर हम डेफिनेशन बना सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, इनर्शिया की डेफिनेशन थी कि स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में अपोज करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन में केवल मुझे यहां पर स्टेट ऑफ रेस्ट लेना है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन में मुझे क्या लेना है अपने पास यहां पे, कि अपने पास यहां पे यूनिफॉर्म मोशन को लेना है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमारे पास क्या लेना है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में चेंज करने की टेंडेंसी जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को तीन पार्ट में ब्रेक कर दो और इनर्शिया के टाइप्स को डिफाइन कर दो। ठीक है, तो यहां पर हो गया अपने पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितना हुआ हमारे पास, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट हो गया हमारे पास यहां पे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड हमारे पास हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड हो गया हमारे पास यहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम तीनों को सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स in its state of rest, state of rest when external या unbalanced force, when external force applied on it।
ये हमारे पास क्या होगा, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हम यहां पर एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ हमारे पास यहां पे रेस्ट के एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर कि ये जो है हमारे पास यहां पे ये बस हो गई, ये बस हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यहां पे ये पैसेंजर बैठा हुआ है, ये पैसेंजर बैठा हुआ है। ठीक है, बस जो है हमारे पास यहां पे ये रेस्ट के अंदर है, हमारे पास ये बस रेस्ट के अंदर है। ठीक है, अब ड्राइवर ने बस को सडन स्टार्ट कर दिया, ड्राइवर ने क्या करा, हमारे पास यहां पे बस को सडन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सडन स्टार्ट करने पर ये जो पैसेंजर होता है, ये पैसेंजर हमारे पास क्या होगा, देखिए समझो इसको कि हमारे पास क्या हुआ, इस बस को अपने पास ड्राइवर ने क्या कर दिया, अपने पास यहां पे सडन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सडन स्टार्ट करने पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो पैसेंजर है, ये पैसेंजर हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगा। पैसेंजर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है, उसको बात करें हम यहां पर कि ये जो पहले बस हमारे पास यहां पे रेस्ट में थी, तो ये पैसेंजर बस के साथ में हमारे पास रेस्ट के अंदर था। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बस को हमारे पास क्या करा, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने पर इस पैसेंजर का ये जो लोअर पोर्शन है, दैट मींस अपने पास यहाँ पे कमर से नीचे वाला पार्ट जो है, ये लोअर पोर्शन बस के कांटेक्ट में होने के कारण से मोशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से रेस्ट में बना रहेगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया, हमारी बॉडी का लोअर पोर्शन तो बस के साथ आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से अपनी पोजीशन पर रहने की कोशिश करेगा। उसके कारण से मुझे रिजल्टेंट एक फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसी के कारण से मैं किस डायरेक्शन में मूव कर जाऊंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जगह यहां पर इनर्शिया ऑफ मोशन कर लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, यानी मैंने पहले डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर कर दी, ये इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहां पर क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह क्या रहेगा, मोशन आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास रेस्ट की जगह यहां पर ये मोशन आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास जो डेफिनेशन एक ही है, केवल वहां पर हमें रेस्ट, मोशन और अपने पास यहां पे डायरेक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जगह यहां पर इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा। अब एग्जाम्पल, अभी जो मैंने बस का एग्जाम्पल लिया था, उसी बस के एग्जाम्पल के लेते हैं हम यहां पर। ये बस मोशन में है, ये बस हमारे पास यहां पे ये मोशन के अंदर है। ठीक है, और ये पैसेंजर बैठा हुआ हमारे पास। ठीक है, अब बस के सडन यदि हम ब्रेक अप्लाई कर दें, यानी ड्राइवर जो है बस के अपने पास क्या करेगा, सडन ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने पर हमारे पास क्या होगा कि इस पैसेंजर का लोअर पोर्शन तो बस के साथ रेस्ट में जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से मोशन के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी हमारे पास लोअर पोर्शन तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से मोशन में रहेगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा, और इसी के कारण से हम किधर मूव कर जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी लोअर पोर्शन तो हमारे पास रेस्ट के अंदर आ गया, लेकिन अपर पोर्शन हमारे पास क्या हुआ, अपर पोर्शन जो है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से मोशन में रहेगा, और इसी के कारण से मुझे, ठीक है, या पैसेंजर को क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क लगेगा। ठीक है, नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन
along a straight line, motion along a straight line, when external force applied on it is called inertia of direction. इसको भी मैं बस के एग्जाम्पल से समझता हूं, इसको भी मैंने क्या करा, बस के एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, ये जो बस है हमारे पास, ये बस क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मोशन के अंदर है। अब ड्राइवर ने क्या करा, सडन इस बस को टर्न दे दिया, यानी इस तरीके से टर्न दिया। ठीक है, तो पैसेंजर जो है, पैसेंजर हमारे पास क्या करेंगे, सेंटर से अवे मूव करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा, सेंटर से अवे हमारे पास उस पर जर्क लगेगा। ठीक है, अब रीजन क्या होगा, देखो यहां पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा कि पैसेंजर हमारे पास यहाँ पे बस के साथ जो है ये हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ऐसे टर्न दिया तो इस पर्सन की या बस की टेंडेंसी हमारे पास यहाँ पे जो इसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करने की। ठीक है, तो हमारे पास बस को तो मैंने ऐसे टर्न दिया और इसकी टेंडेंसी ऐसे होगी, तो सेंटर की अवे हमारे पास क्या होगा, इस पे एक हमारे पास जर्क लगेगा और इस सेंटर से अवे हमारे पास क्या कर जाएगा, मूव करेगा। क्लियर? ठीक है, बाकी एग्जाम्पल भी मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं, तो बाकी एग्जाम्पल भी सेम इसी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? चलिए, अब न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम यहां पर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम की बात करते हैं हम यहां पर। अब मोमेंटम को समझो। पहले मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पे 2 kg का है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे यहां पर 4 kg का है। ठीक है, दोनों हमारे पास यहां पे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों को मुझे स्टॉप करना है, तो मुझे किस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, ऑब्वियसली 4 kg के मास पर। ठीक है, यानी 4 kg के मास पर मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरा केस लेता हूं मैं कि दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। ये 2 kg है, ये भी 2 kg है। इसकी वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे दोनों ऑब्जेक्ट को रोकना है तो किस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? जिसकी वेलोसिटी अपने पास 4 मीटर पर सेकंड होगी, दैट मीन जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर देखिए वेलोसिटी सेम थी, मास डिफरेंट था। यहां पर वेलोसिटी हमारे पास डिफरेंट है, मास सेम है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जिसका मास ज्यादा था उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या करा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मास और वेलोसिटी जो है कंबाइंड रूप से, मास और वेलोसिटी कंबाइंड रूप से हमारे पास क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, और जो क्वांटिटी मोशन की अपने पास यहाँ पे अपने जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी मोशन की क्वांटिटी को मेजर करेगा वो क्या कहलाता है, हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम कहलाएगा। तो मोमेंटम किसको मेजर करता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन को।
ठीक है। मोमेंटम किसको मेजर करेगा? क्वांटिटी ऑफ मोशन को, और ये इस मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? मास और वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या पढ़ा कि मोमेंटम किसको मेजर करेगा? मोमेंटम हमारे पास हो गया कि मोमेंटम मेजर the quantity of motion, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करेगा। दूसरा हमारे पास यहां पे इसका अभी मैग्नीट्यूड बताया मैंने कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम is equal to the product of mass and velocity. मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसके फॉर्मूले की बात करें तो मैथमेटिकल हमारे पास यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली P इक्वल टू, यानी मोमेंटम इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी हो गया। ठीक है। मास को हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम यहां पर v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? m इंटू वी, यानी p यहां पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, m यहां पर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और v क्या है? वेलोसिटी। m यहां पर मास है। ठीक है। SI यूनिट में हमें इसको kg में लेना है, और CGS यूनिट के अंदर हमारे पास यहाँ पे इसको ग्राम के अंदर लेना है। वेलोसिटी हमारे पास v है, और वेलोसिटी की हमारे पास यहाँ पे SI यूनिट में यदि हम बात करें तो SI यूनिट में इसको मीटर पर सेकंड में लेना है, और CGS यूनिट में इसको हमें क्या करना है? सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर लेना है। ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट की बात भी कर लेते हैं हम यहां पर कि यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट की बात करते हैं हम यहां पर, यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। फॉर्मूला मैंने बताया कि फॉर्मूला हमारे पास हो गया मास इंटू कितना हो गया? ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है। अब SI यूनिट, इसके अंदर हम यहां पर फर्स्ट लेते हैं SI यूनिट। SI का मतलब मास को kg में लेना है, अपने पास यहाँ पे लेंथ को मीटर के अंदर मेजर करना है, और टाइम को हमारे पास यहाँ पे सेकंड के अंदर मेजर करना है। ठीक है। तो SI यूनिट में देखो यहाँ पर मास हमारे पास क्या हो गया? kg हो गया। वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो गई, kg मीटर पर सेकंड, और आगे हम पढ़ेंगे कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। क्या बताया मैंने? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये न्यूटन होता है। ठीक है। आगे हम न्यूटन के सेकंड लॉ से इसको डिराइव करेंगे। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। तो यहां पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो न्यूटन बन गया। ठीक है। और एक सेकंड बच गया, तो यानी इसकी SI यूनिट हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई? ये न्यूटन इंटू हो गया हमारे पास यहाँ पे सेकंड हो गया। ठीक है। अब CGS यूनिट की बात करते हैं। CGS यूनिट हमारे पास क्या होगी? CGS यूनिट की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था? मास को हमें यहाँ पर CGS यूनिट में ग्राम में लेना है, और वेलोसिटी को CGS यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर लेना है। तो ये हमारे पास हो गया ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इसको भी हम फोर्स की यूनिट के रूप में डिफाइन करेंगे। तो आगे हम न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ेंगे कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होती है? फोर्स की CGS यूनिट होती है, और इसको हम कहते हैं डाइन। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। तो यहां पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डाइन बन जाएगा। तो ये हो गया डाइन, और ये सेकंड और बचेगा, तो डाइन इंटू सेकंड हो गया।
मोमेंटम जो होता है, वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि मास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा केवल, तो वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास हो गया मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम is moving with velocity 5 meter per second. Find the momentum of the object. जब भी हमें क्वेश्चन को करना है तो फिजिक्स में क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मास गिवन है। तो मास हमारे पास m इक्वल टू हमारे पास है 100 ग्राम। दूसरा हमारे पास वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है, सेकंड चीज जो है हमें क्या नोट करनी है कि सारी क्वांटिटी सेम यूनिट के अंदर होनी चाहिए। यानी यहां पर मास और वेलोसिटी है तो मास और वेलोसिटी दोनों एसआई में होना चाहिए, या मास या वेलोसिटी दोनों सीजीएस यूनिट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो मास हमारे पास ग्राम में गिवन है यानी सीजीएस में दे रखा है, और वेलोसिटी यहां पर मीटर पर सेकंड दैट मींस एसआई यूनिट के अंदर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस मास को या तो हम एसआई में कन्वर्ट कर लें या इस वेलोसिटी को हम क्या करें, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास को, मैं यहाँ पर मास को क्या कर रहा हूँ, केजी के कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 केजी में हमारे पास कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये केजी के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी हमारे पास इसको सोल्व करते हैं तो ये 0.1 केजी हो गया। ठीक है, थर्ड जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस पर क्वेश्चन मार्क कर दो। ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, P इक्वल टू हमारे पास हो गया, P हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फोर्थ चीज हमारे पास यहाँ पे इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। तो हमने देखा कि मोमेंटम और मास और वेलोसिटी में रिलेशन होता है P इक्वल टू mv। ठीक है, यदि इस चारों स्टेप को आप यूज करेंगे तो कभी भी आप लोगों के न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे। तो हमारे पास हो गया P इक्वल टू हो गया अपने पास यहाँ पे mv। ठीक है, मास की वैल्यू 0.1 और v हमारे पास यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 0.5। एसआई यूनिट में कितना था, न्यूटन सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया P इक्वल टू 0.5 न्यूटन सेकंड। चलिए अब हम जो है न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ को हम पढ़ते हैं। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, क्या बताया मैंने कि फोर्स जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि द अप्लाइड फोर्स
इस तरह से लिख सकते हैं इसको, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force on the object. एंड फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी हमारे पास, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी हमारे पास हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन किधर लेना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप लोग ये भी नोट करेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, अब इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया, v हो गई आफ्टर t टाइम। ये t इक्वल टू 0 पर है, ये आफ्टर हमारे पास यहाँ पे t से अपने पास t टाइम, ठीक है। t टाइम पर इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, v हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब हमारे पास क्या होगा, जिस भी क्वांटिटी की हमें रेट देते हैं उसको टाइम से डिवाइड करना है। तो यहां पर हमें चेंज इन मोमेंटम निकाल के उसको टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे, इसको p इनिशियल नाम दे रहा हूं मैं, ये हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, हमारे पास हो जाएगा m इंटू यू, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, मास तो चेंज होगा नहीं, केवल वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना हो गया, p फाइनल इक्वल टू हमारे पास हो गया मास m है, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो ये हो गया mv, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फिर चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, यानी डेल्टा पी नाम लिख देते हैं इसको। डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी यहाँ पे मोमेंटम है, तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का मतलब mv हो गया, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर mu हो गया, इन दोनों में से m कॉमन ले लिया तो v माइनस u हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। अब देखें यहां पर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी हमारे पास हो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। अभी हम सिंपल सा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पर अपने पास क्या करें, डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम बाद में वेरिएबल मास के रूप में, और जब अपने पास यहाँ पे दो चीज़ें चेंज हो सकती है, तो मास चेंज हो सकता है या वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमने मास को कांस्टेंट रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर ये क्या करा, यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन टी ले लिया, ठीक है। हो सकता है मास भी चेंज हो, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में हमारे पास मास चेंज होता है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल सा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, इस कारण से मैंने सिंपल सा यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन टी ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या होगा,
ये हमारे पास हो गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा के, यहां पर कांस्टेंट है, ये हो गया एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और एफ इक्वल टू हमारे पास हो गया के इंटू एम इंटू ए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास हो जाएगा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होता है वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। यहाँ पर के एक कांस्टेंट है और के हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है और इसकी एसआई यूनिट में वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, इसी फॉर्मूले को, यानी यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अभी मैं चेंज करूँगा, यानी अगले लेक्चर में हम चेंज करेंगे। ठीक है, यानी हम वेरिएबल यहाँ पर मास को, यदि मास चेंज हो रहा है तो क्या होगा, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, और दोनों चेंज हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी इस डेरिवेशन में मैंने सिंपल सा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या करा, डिराइव करा है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी से हम यहाँ पर फोर्स की यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, यूनिट ऑफ फोर्स। फर्स्ट बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स में हमारे पास यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की एसआई यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं यहाँ पर न्यूटन, और इसका सिंबल हमारे पास हो गया कैपिटल एन। दूसरा हमारे पास यहाँ पे सीजीएस यूनिट हमारे पास हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की जगह यहाँ पर केजी की जगह ग्राम ले लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, और ये हमारे पास होता है डाइन। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन की बात करते हैं, हमारे पर कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, तो हमारे पास होगा रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन का मतलब कितना हो गया, 1 kg इंटू हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको डाइन में कन्वर्ट करना है तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो और मीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 1 kg में हमारे पास यहाँ पे 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको लिख दिया 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड में सेकंड ये रहेगा सीजीएस यूनिट में। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी ये हमारे पास डाइन बन गया। तो 1 न्यूटन में हमारे पास कितने डाइन हो गए, 10 की पावर 5 डाइन। ये 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन हो गया हमारे पास। ठीक है, अदर यूनिट की बात करते हैं जिसको ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहते हैं हम यहाँ पर, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब हमारे पास यहाँ पे कि इसमें 2 लेते हैं हम यहाँ पर, एक तो होता है केजी वेट और किलोग्राम फोर्स। केजी वेट का मतलब हमारे पास यहाँ पे हो गया कि 1 kg के ऑब्जेक्ट को हमारे पास अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी वो हमारे पास 1 kg वेट होगा। ठीक है, या 1 kg एफ होगा। ठीक है, तो 1 kg वेट में हमारे पास यहाँ पे यानी वेट इक्वल टू mg होता है, तो g यहाँ पर g से मल्टीप्लाई कर देना है, मास 1 ले लेना है, तो 1 इंटू 9.8 यानी कितना हो जाएगा, 1 kg वेट में हमारे पास हो गया 9.8 न्यूटन। ठीक है, और यदि हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं तो केजी वेट की जगह हम यहाँ पर ग्राम वेट या फिर हम यहाँ पर ग्राम फोर्स भी ले सकते हैं। ये हमारे पास हो गया ग्राम वेट, ठीक है, या ग्राम फोर्स। अब 1 ग्राम वेट यानी हमारे पास क्या होगा, 1 ग्राम वेट का मतलब 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हमारे पास क्या होगा, अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी वो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 ग्राम वेट। अब मास तो यहाँ पर 1 ग्राम लेना है और जी को हमें सीजीएस यूनिट में लेना है जो वैल्यू 980 होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 ग्राम वेट में कितने डाइन हो गए, 981 डाइन। इसी लेक्चर को यानी न्यूटन के सेकंड लॉ को आगे हम 3rd लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।